इनफर्टिलिटी या बांझपन है, इसकी जो रेशो है तकरीबन कोई 15% के करीब है। इसका मतलब ये है कि 1 साल या कुछ अरसे के बाद अगर बच्चा ना हो, तकरीबन 15% लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर की या किसी तबीब की इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसकी वजूहात में अगर जाएं तो वजूहात मर्द में भी हो सकती हैं, औरतों के अंदर भी हो सकती हैं। आम तौर पर लोगों का ख्याल ये है कि इस बांझपन की जो वजह है वो उसमें औरत का ही नकाइस होते हैं, मर्द का नुक्स नहीं होता। हालांकि स्टैटिस्टिक्स को देख के आपको मालूम होगा कि औरत और मर्द जो हैं वो इक्वली जो इन्वॉल्व हैं। तकरीबन 1/3 जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उसमें मर्दों में प्रॉब्लम होती है, 1/3 के अंदर औरतों में प्रॉब्लम है, और 1/3 में दोनों में मिक्स हो सकती है। यानी कुछ प्रॉब्लम जो हैं माइनर प्रॉब्लम मेल में भी हो सकते हैं, माइनर जो है वो औरत के अंदर भी, बेगम के अंदर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इसको देखें तो ये औरत और मर्द जो हैं वो इक्वली इन्वॉल्व। इसकी वजूहात जो हमारे यहाँ कॉमन है वो ख़वातीन से अगर शुरू करें तो ख़वातीन के अंदर जो अंदर इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन मज़े की बात यह है कि वो कुदरती तौर पे नहीं होती, वो बाहर से इंट्रोड्यूस की जाती है। आम तौर पे जो अताई लोग हैं या गैर मुस्तनद जो हमारे यहाँ जिसको ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स कहते हैं, और चूँकि वो ख़वातीन होती हैं जो डिलीवरी का अमल परफॉर्म करती हैं। आम लोग ये समझते हैं चूँकि ये डिलीवरी का अमल परफॉर्म करते हैं तो लिहाजा औरतों की हर किस्म की बीमारियों की ये माहिर हैं, और माइनर वो समझते हैं कि छोटा मोटा मसला होगा तो ये हल कर देगी, और ऐसा ठीक भी हो सकता है कभी कभार। लेकिन बाज़ दफ़ा वो ऐसी कोई दवाइयाँ अंदर इंट्रोड्यूस कर देती हैं जिसकी वजह से औरत के अंदर वर्म चली जाती है और बच्चेदानी में नकाइस हो सकते हैं, और उसकी जो ट्यूबें हैं वो बंद हो सकती हैं। बेशुमार हमारे पास ऐसे ख़वातीन आती हैं, जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो ट्यूब्स जो हैं वो बंद होती हैं, और बंद ट्यूब्स के साथ बच्चा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि अंडा जो है वो ट्यूब में बाहर से अंदर आता है, और हस्बैंड के स्पर्म जो है अपोजिट साइड से आके उस ट्यूब के अंदर दोनों की मुलाकात होती है, औरत के अंडे की और मर्द के जरासीम की। अगर ट्यूब बंद हो जाए तो ज़ाहिर ये मुलाकात मुमकिन नहीं है। अगर ये मुलाकात मुमकिन नहीं है तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। एम्ब्रियो से चूँकि बच्चा बनना है, एम्ब्रियो किस्म का बीज है, तो इसलिए जब भी ट्यूब्स ब्लॉक आप देखें एक्सरे के ऊपर या किसी भी और टेस्ट के ऊपर, तो ये याद रखिए कि औरत कभी बंद ट्यूब्स के साथ पैदा नहीं होती। अल्लाह ताला जब और बच्चे को, औरत को पैदा करता है तो उसके सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल होता है, और कोई और एबनॉर्मेलिटी स्ट्रक्चरल तो हो सकती हैं, लेकिन ट्यूब बंद के साथ कोई भी बच्ची पैदा नहीं होती। ये अगर बंद हुई हैं तो ये किसी बैरूनी अवामिल की वजह से बंद हुई हैं, और इससे बचा जा सकता है। और बैरूनी अवामिल में सबसे जो टॉप के ऊपर है वो गलत अताई लोगों पे या दाइयों के गलत इलाज की वजह से वो किया जाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम असल में ये है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके अलावा आम लोग किसी डॉक्टर को कंसल्टेशन फ़ीस देते नहीं हैं। तो वो ये जो गैर मुस्तनद या अताई लोग हैं वो फ़ीस बटोरने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा प्रोसीजर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको फ़ीस मिल सके। उस प्रोसीजर करने के अमल के दौरान अंदर जो है वर्म या इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाती है। मेरी उनसे गुजारिश ये है कि आप जो है अंदर कोई दवाई ना रखें, वैसे खाने वाली कोई दवाई दे दें, उससे नुकसान कम होगा। अंदर रखने वाली जो दवाई है उससे परमानेंटली वो औरत बांझ हो जाती है अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा अंदर चली जाए और ट्यूब बंद हो जाए। तो खाने वाली दवाई, कोई टॉनिक्स, कोई विटामिन, कोई इस तरह की चीज़ दे दें, उससे उस आपके मरीज़ की तसल्ली भी हो जाएगी और शायद उसको इतना नुकसान भी ना हो। और ये एक मैं समझता हूँ बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है कि आपने उसकी बिल्कुल ठीक हालात को इतना ख़राब कर दिया। तो औरत के अंदर ये एक बहुत बड़ी वजह है इन्फेक्शन के अंदर जाना और ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना। दूसरा वजह जो है वो बाज़ दफ़ा हार्मोन्स की वजह होती है। हार्मोन्स की वजह भी आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। अगर एक ख़ातून है उसके जो अय्याम है वो सही नहीं आ रहे, या चेहरे पे उसके बाल आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके हार्मोन्स ठीक नहीं है, और इन हार्मोन्स की वजह से बाज़ दफ़ा अंडा नहीं बनता। और इसका इलाज मौजूद है और ये काबिल इलाज है, और इसके लिए भी कोई ऐसी गलत इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के ज़माने में साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, अंडा बनने का इलाज मौजूद है, हार्मोन्स ठीक करने की तरीके दरियाफ्त हो चुके हुए हैं, उनसे आप वो करें तो वो ठीक हो जाएंगे।
साल तक वैसे ही जो है ना वो बच्चे हो सकते हैं। मैं इस मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक कपल आया। मेरे पास जब कपल आया उनकी प्रेगनेंसी हो चुकी थी, तो वो शादी के 1 साल के बाद उनको हमल हुआ और सिर्फ हमल का चेकअप कराने के लिए आए कि हमल के दौरान उसको वॉमिटिंग वगैरह खातून को हो रही थी, उसके लिए चेकअप के लिए आए, इलाज कराने के लिए आए। क्योंकि हम इस शोबे से, हमारा ताल्लुक है बांझपन के शोबे से, तो मेरा पहला सवाल उनसे था कि आपका जो ये बच्चा हुआ, ये हमल हुआ, किस इलाज से हुआ? तो उन्होंने कहा जी कोई इलाज नहीं कराया। तो मैंने कहा कोई टेस्ट वेस्ट कराए होंगे, कोई मर्द के टेस्ट, कोई औरतों के टेस्ट, कोई इस तरह की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल 1 साल तक किसी डॉक्टर के पास गए ही नहीं, किसी डॉक्टर का चेहरा भी नहीं देखा, कोई टेस्ट नहीं कराया। तो हम यही कहते हैं कोई बात नहीं, अभी कौन सी उम्र गुजरी है तो खुद ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कपल जिसकी मैंने मिसाल दी कि ये बग़ैर इलाज के 12 महीनों के बाद उनके यहाँ जो है वो हमल ठहरा। इसका मतलब ये हुआ कि वो बग़ैर इलाज के अगर हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल ठीक थे, हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल थे, तभी बग़ैर इलाज के हो गया। तो साबित ये हुआ कि नॉर्मल होने के बावजूद 1 साल तक लग सकता है, इसलिए 1 साल तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर कोई अपरेंट प्रॉब्लम नहीं है, जिसका ऑलरेडी मैंने जिक्र कर दिया, औरत के अंदर ज़ाहिर कोई आपको ऐसी अय्याम की या कोई और प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, वज़न ज़्यादा नहीं है, चेहरे पे बाल नहीं है, मर्द में भी इस तरह की कोई ज़ाहिर कोई चीज़ नहीं है, तो 1 साल तक। और औरत की उम्र ज़्यादा नहीं है, औरत की उम्र बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी शादी के टाइम पे औरत की उम्र ऑलरेडी 35 साल या उससे ज़्यादा है, फिर 1 साल इंतज़ार मत कीजिए, फिर चंद माह के बाद भी वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और फिर ताकि पहले 1-2 माह टेस्ट वेस्ट करने में गुजर जाएंगे और उसके बाद ताकि उसका इलाज शुरू हो सके। और अगर बज़ाहिर कोई चीज़ नहीं है तो 1 साल तक इंतज़ार करना चाहिए, और उसके बाद 3-4 महीने में टेस्ट हो जाएंगे, और 1.5 साल के बाद उसका जो इलाज है वो होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर कोई कपल इस प्रॉब्लम के लिए किसी बड़े सेंटर में, जिसको IVF सेंटर या टेस्ट ट्यूब बेबी का सेंटर कहते हैं, वहाँ लोग जाने से घबराते हैं। वो समझते हैं कि वहाँ जाएंगे तो डॉक्टर जाते ही टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज कर देगा। ऐसा नहीं है। बेशुमार ऐसे कपल्स हैं जिनको सिर्फ दवाई से, खाने वाली दवाई से, या थोड़ा सा इंजेक्शन लगाने से, या मामूली किसी ऑपरेशन से उनके यहाँ जो है वो कामयाबी हो जाती है। और अगर सारे इलाज नाकाम हो जाएं, और या कोई बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हस्बैंड में या वाइफ में आ गया, तो फिर हम IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज करते हैं, और अदरवाइज नहीं करते। टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से एक थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर दूं, लोगों को इसके बारे में बड़ा कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट लोगों के दिल में है। लोग समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये है कि बच्चा 9 महीने बाहर लेबॉर्ट्री के अंदर एक जार के अंदर, एक ट्यूब के अंदर वो परवरिश पाता है, और 9 माह के बाद जो बच्चा पेरेंट्स को हम दे देते हैं और उनसे कहते हैं बच्चा। ऐसा नहीं है। हम सिर्फ जो है एग्स को बाहर निकाल लेते हैं औरत को एक मामूली से ऑपरेशन के ज़रिए से, हस्बैंड के स्पर्म को ले लेते हैं। ये दोनों का, जिससे मैंने भी बात की कि अगर फ़र्ज़ करें कि ट्यूब्स ब्लॉक है, अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं औरत की, तो लिहाजा एग और स्पर्म की मुलाकात ट्यूब के अंदर नहीं हो सकेगी। सिर्फ हमने उस मुलाकात करने के लिए एग्स को बाहर निकालना है, हस्बैंड के स्पर्म को लेना है। ये जो यूनियन का अमल है एग और स्पर्म का, ये सिर्फ लेबॉर्ट्री में होगा, और इस यूनियन के अमल के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और एम्ब्रियो का उठा के हमने यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर रख देना है। ये अमल सिर्फ 3 दिन का है। इसमें समझने वाली बात यह है कि इस टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF के अंदर एग्स और स्पर्म और एम्ब्रियो, जो कि इन दोनों के मिलाप से जो चीज़ बनी है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, या किस्म का सीड समझ लीजिए, एक बीज है, जिससे ऐसा एक बीज से पूरा पौधा बन जाता है, तो इस एम्ब्रियो से, इस बीज से बच्चा बनना है। तो ये जो एम्ब्रियो है ये 3 दिन में बन जाता है। 3 दिन के बाद इसको उठा के हमने औरत के यूट्रस के अंदर रखना है। दूसरे अल्फाज में कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एग और स्पर्म या ये एम्ब्रियो इंसानी जिस्म के बाहर, औरत के बाहर सिर्फ 3 दिन गुजारेगा। 3 दिन में जब एम्ब्रियो बनेगा, इसको उठा के हमने यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देना है। बाकी जो हमल है वो नॉर्मल तरीके से चलेगा। नॉर्मल तरीके से औरत को वो अलामात, वॉमिटिंग है या उसका पेट का फूलना है, बच्चे के अंदर परवरिश पाना है, ये सारा का सारा जो 9 महीने का प्रोसेस है वो उसी तरीके से होगा जिस तरह एक नॉर्मल हमल जो है वो हो रहा है, और इसकी डिलीवरी भी नॉर्मल तरीके से होगी। हाँ,
कोई ऐसी रीज़न है कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा या अवल सामने आ गई है, जो कि दूसरी तरीक़ों से भी वो सिज़ेरियन सेक्शन किया जा सकता है, तो इसमें भी हो सकता है। तो इस प्रेगनेंसी में और उस प्रेगनेंसी में कतई कोई फ़र्क नहीं है, और इसी तरीके से डिलीवरी भी नॉर्मल भी हो सकती है और सिज़ेरियन सेक्शन से भी हो सकता है। तो इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों तक ये पहुँचा जो पैगाम है, मैं आवाम तक ये पहुँचाऊँगा कि ये इलाज कोई मसनूई इलाज नहीं है, और ये बच्चा नॉर्मल तरीके से माँ के पेट के अंदर ही गुजारता है। हमने सिर्फ उस फ्लोपियन ट्यूब को जो डैमेज हो चुकी हैं तो बाईपास किया, और सिर्फ ये मिलाप का अमल हमने बाहर कराया, जो सिर्फ 3 दिन का है। 3 दिन के बाद इसको हमने हर सूरत में औरत की बच्चेदानी के अंदर रख देना है। कामयाबी की शरह 30 से 40% के करीब है। 30 से 40%, अगर हम 100 कपल्स पे ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 30 से 40 अगर एवरेज निकालें तो 35 जो हैं वो ख़वातीन उनको अमल ठहर जाएगा। ये सिर्फ एक अटैम्प्ट का है। सो एक अटैम्प्ट में अगर किसी की कामयाबी नहीं हुई दोबारा भी करा सकते हैं। ये नहीं है कि अगर हमने एक दफ़ा कर दिया तो वो जो है दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा भी हो सकता है। दूसरी बात यह कि अगर एक औरत की उसकी ट्यूबें अगर बंद नहीं है, किसी और रीज़न की वजह से, हस्बैंड की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम ये इलाज कर रहे हैं, तो उसके बाद नॉर्मल भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि हस्बैंड के स्पर्म्स जो है ना उसमें कोई मसला है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो हमने ये इलाज एग को निकाल लिया, स्पर्म को ले लिया, ये यूनियन का अमल हमने बाहर लेबॉर्ट्री में कराया, एम्ब्रियो को बना के हमने अगर यूट्रस में रख दिया तो उनका बच्चा हो गया। वो खुदा करे कि उनका कंसीव कर जाएं और बच्चा पैदाइश हो जाए। और इस प्रोसेस के दौरान अगर हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक हो जाती है तो उनका नॉर्मल भी हो सकता है। बस लोगों का ये बड़ा एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब अगर ये इलाज कामयाब ना हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, हमने तो सिस्टम को कुछ छेड़ा ही नहीं है। हमने सिर्फ एग को बाहर निकाला, एक स्टेप एग को बाहर निकालना है, दूसरे स्टेप में जब एम्ब्रियो बनाया उसको उठाकर हम यूट्रस के अंदर रखना है। अदरवाइज औरत के निज़ाम को, तौलीदी निज़ाम को हमने कतई कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कोई टच नहीं किया। जो चीज़ें वहाँ थी वो वैसी ही रहेंगी। तो इसलिए वो कोई मर्दों के बांझपन के हवाले से सिर्फ मैं ये बताऊँगा कि मर्दों के बांझपन का भी आजकल के ज़माने में इलाज मौजूद है। ना सिर्फ इलाज, बड़ा कामयाब इलाज जो है ना वो मौजूद है। यहाँ तक कि अगर मर्द के स्पर्म जो हैं उसके जो मादा है उसमें अगर स्पर्म नहीं है, जिसको हम मेडिसिन की ज़ुबान में एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, कि उस जो है एग के दौरान मादा तो निकलता है लेकिन जब मादा लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं तो उसमें स्पर्म नहीं होते, इसको कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। आजकल उसका भी इलाज मौजूद है। और सुनने वाले ये सच सोचेंगे कि अगर इसका इलाज है तो शायद किसी और मर्द के स्पर्म हम डाल के उसका इलाज करते हैं। ऐसा नहीं है, उस शख्स के, उस हस्बैंड के अपने ही स्पर्म हम इस्तेमाल करेंगे। सवाल पैदा होता है कि वो स्पर्म कहाँ से लेंगे हम? वो स्पर्म जो हैं वो टेस्टिस में से सिरिंज के ज़रिए से हम निकालेंगे। और अक्सर लोगों में, तकरीबन 85 to 90% लोगों में वो स्पर्म मिल जाते हैं। सो अगर वो स्पर्म मिल जाएं, जिस तरह मैंने कहा कि एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट में 80 to 90% लोगों में वो स्पर्म मिल सकते हैं और मिल जाते हैं। अगर वो स्पर्म मिल जाएं तो फिर इसी इलाज के ज़रिए से उनका इलाज हो जाएगा। हाँ, वो जो 10% मैंने कहा कि उनके मादे के अंदर, उनकी मनी के अंदर भी स्पर्म नहीं है, और जो सिरिंज से हमने टेस्टिस में से स्पर्म निकाले वहाँ भी स्पर्म नहीं है, उसका इलाज नहीं, उसका कोई इलाज नहीं। उसका फिर एक ही इलाज है, एडॉप्शन, कोई बच्चा लेके वो पाल लें। क्योंकि वो शख्स आजकल के ज़माने में उस पर भी काफ़ी एडवांसमेंट रिसर्च हो रही है, और लोग वैसे हार्मोन्स के इंजेक्शन वगैरह लगा के, लेकिन वो काफ़ी लंबा और टेढ़ा प्रोसेस है और उसमें कामयाबी के चांसेस कम हैं। लेकिन वो जो टेढ़ा जिस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उस प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर उसके स्पर्म किसी स्टेज पे, मे बी आफ्टर 6 months, 1 year, 2 years, अगर स्पर्म मिल जाएं तो फिर इसी तरीके से उसका इलाज हो सकता है। लेकिन फिल वक्त अगर उसके स्पर्म्स नहीं मिले तो फिर हम उसको ये कहते हैं कि जी आप चूँकि स्पर्म नहीं मिले और आपका इस वक्त तो कोई ऐसा इलाज नहीं है, तो फिलहाल आप बच्चा लेके पाल लीजिए। बच्चेदानी और चीज़ है, ओवरी एग बनाती है,
अंडेदानी या बैजादानी इसको कह लीजिए, और जो बच्चेदानी है उसने 9 महीने के लिए उसको वो इंक्यूबेट करना है बेबी को। तो वो पानी की थैलियाँ जो हैं वो ओवरीज के अंदर होती हैं। पानी की थैलियाँ अगर ओवरीज के अंदर हैं तो वो एग बनाने में प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। तो उसका इलाज मौजूद है, कोई ऐसा मसला नहीं। इससे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एग बनाने का इलाज जो है, एग प्रोड्यूस करने का काफ़ी हद तक साइंस तरक्की कर गई है, एग बन सकते हैं। जिस तरह हमने मर्दों की बात की, कि कुछ लोग ऐसे हैं एज़ोस्पर्मिया के 10% उनके अभी तक कोई इलाज नहीं है या स्पर्म नहीं। इसी तरीके से ख़वातीन के अंदर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनकी एज जो है 35 साल है या 40 साल है, और वैसे तो इस एज में बच्चा हो सकता है, लेकिन कुछ ख़वातीन में इस उम्र में आके अंडे बनने बंद हो जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। सो मर्दों के अंदर अगर स्पर्म नहीं मिल रहे कहीं से भी, ना मनी में हैं, ना मादे के अंदर हैं, ना टेस्टिस में हैं, उनका अभी तक कोई इलाज नहीं है। इसी तरह ख़वातीन के अंदर अगर इलाज के बावजूद, जिस तरह आपने फरमाया कि अगर उसके एग्स नहीं बन रहे, पैने की थैलियाँ हैं, या कोई और वजह है, किसी भी और वजह से अगर उसके अंडे नहीं बन रहे, और जिन जदीद इलाज की मैंने बात की कि हमने वो इलाज भी ट्राई कर ली, उसके बावजूद एग्स उसके प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और आजकल काफ़ी इलाज आ गए हैं कि जी 3 माह का इलाज करें, 4 माह का फ़र्ज़ करें एक खातून पूरा का पूरा इलाज का कोर्स कर लेती है, 3 माह का इलाज भी कर लेती है, 6 माह का भी कर लेती है, 1 साल भी इंतज़ार कर लेती है, ये सब कुछ करने के बावजूद उसके एग्स नहीं बने, तो उसका भी अभी तक कोई इलाज नहीं।